ज़माने की कसम, तमाम इंसान खसारे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने एक दूसरे को हक की नसीहत की, जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद हसीब असलम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़माना गवाह है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रज़ाउल हक साहब, रिसर्च स्कॉलर तंज़ीम इस्लामी, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर। नाज़रीन, मई 2018 में ट्रांसजेंडर के हकूक़ के नाम पर एक बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, मंजूर हुआ। उसके बाद उसके अंदर तरामीम की दरख्वास्त की गई जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब की तरफ से, और फिर उन तरामीम के हवाले से वहाँ एक बहस चली, और उस बहस के दौरान फिर बात ये सामने आई कि इसको वफाकी शरई अदालत में भेज दिया जाए। मामला वहाँ भी अभी चल रहा है, उसकी समाअत अभी चल रही है, और साथ ही अभी जो पार्लियामेंट में उन तरामीम के लिए जो एप्लीकेशन दी गई थी उसके ऊपर पार्लियामेंट में भी बहस जारी है। और इस दौरान अवाम के अंदर एक बड़ी डिटेल जो है वो बहस इस वक्त सामने आ रही है। अवाम के अंदर दो किस्म के तबकात हैं। एक वो तबकात हैं जो जदीद जहन रखने वाले हैं, और एक वो हैं जो कदीम रवायात का पास रखने वाले हैं। जो जदीद लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारे माशरे का एक तबका है जो बड़ा मजलूम है, इस पर बड़ा जुल्म होता रहा है, इनके हकूक़ का ख्याल नहीं किया जाता रहा। आज जब हमने बड़ी कोशिशों से उनके हकूक़ के लिए एक बिल ले ही आए हैं, तो अब जो उसके अंदर तरमीम करके उसको इनफेक्टिव करना चाह रहे हैं, और अगर फ़र्ज़ करें जो उसके अंदर मेडिकल बोर्ड्स वगैरह की चीज़ें ले आएंगे तो उससे फिर उनका इस्तेहसाल होगा। दूसरी तरफ जो हमारे कदीम रवायात का पास रखने का कहने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम मेडिकल बोर्ड के बगैर हर शख्स को ये आज़ादी दे दें कि वो अपने इनर मोस्ट फीलिंग के बिना पर अपना सेक्स और जेंडर डिफ़ाइन करने लगे, तो इससे एक अनार्की पैदा हो जाएगी सोशल और सेक्सुअल लेवल पर, और इससे हमारा पूरा ख़ानदानी निज़ाम और माशरती निज़ाम ही जिसे कहते हैं वो एक अनार्की का शिकार हो जाएगा। ये एक डिटेल बहस जारी है। इस वक्त आज हम यहाँ मौजूद हैं इस पूरी बहस के लिए कि इससे कानून के अंदर कौन सी बातें हैं जो वाकई उनके हकूक़ हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे बहुत ग्रीवियस किस्म के नताइज निकल सकते हैं और सोशल और सेक्सुअल लेवल पर अनार्की पैदा हो सकती है, और उनके क्या एतराज़ात हैं एक दूसरे पर। हम आज इसको तफसील से देखते हैं। दूसरा, हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि मगरिब के अंदर जो इस वक्त तहरीकें चल रही हैं हकूक़ के नाम पर, और उससे जो कुछ इंसानियत को हैवानियत की सतह पर लाया जा चुका है, उसका पूरा क्या बैकग्राउंड है। इसके साथ हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान समेत जो दूसरे मुस्लिम माशरे हैं उनमें मामला किस तरह चलते हैं, और किस तरह जुल्म सितम का मामला भी होता है, और रवायात के नाम पर इस्लाम से दूरी की वजह से मामलात ख़राब होते हैं। और फिर हम साथ साथ ये देखेंगे कि इस्लाम की असल तालीमात इस ज़मीन में क्या हैं। अच्छा रज़ाउल हक साहब, ये जो बिल है जिसको ट्रांसजेंडर बिल के नाम से कहा जा रहा है, इसके नाम पर पहले सबसे हम बात करते हैं। देखें, मैं आपके सामने थोड़ा सा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ रख लूँ कि दो चीज़ें हैं, एक है सेक्स और एक है जेंडर। सेक्स तो एक बायोलॉजिकल एंटिटी है। मसलन जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक डॉक्टर देखता है कि जो मेल है कि फ़ीमेल है। फ़र्ज़ करें अगर उसका पता नहीं लग रहा, कोई एम्बिग्विटी है, तो फिर उसके पीछे हार्मोनल लेवल पर उसके क्रोमोसोमल लेवल तक भी जाकर देखा जाता है। मतलब ये हुआ कि फ़िज़िकल ग्राउंड्स पर, या आप यूँ कह लीजिए कि मटेरियलिस्टिक ग्राउंड्स पर और फैक्ट्स की बुनियाद पर एक फ़ैसला किया जाता है। ये तो होता है सेक्स। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में वो चीज़ फॉल नहीं करती। इसके लिए हम इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं इंटरसेक्स। ये एक बड़ी टर्म है। इस इंटरसेक्स की टर्म के अंदर भी दो फिर जिसे कहते हैं ना वो पार्टीशंस हैं। एक है इंटरसेक्स मेल, एक है इंटरसेक्स फीमेल। मतलब ये कि है तो वो इंटरसेक्स, मुकम्मल मेल तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो अलामात हैं वो ज़्यादा मर्दाना पाई जाती हैं। और इसी तरह है तो इंटरसेक्स, लेकिन उसके अंदर जो अलामात हैं वो ज़्यादा मुनस की पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंटरसेक्स का ये डिफ़ाइन करना भी मुश्किल होता है तमाम जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद कि वो इंटरसेक्स मेल है या इंटरसेक्स फीमेल है। अब उसके लिए इस्तेलाह मैं आपके सामने इंटरसेक्स ही रख रहा हूँ। तो ये तो हो गया बायोलॉजिकल एंटिटी के हवाले से। जो जेंडर, जो आज एक नया एक फिनोमेना सामने आ रहा है हमारे, वो ये है कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। यानी कि एक शख्स खुद अपने आप को क्या समझता है और उसका इजहार कैसे करता है, और माशरे से क्या तवक्को करता है कि वो उसको कैसा परसीव करे। तो इस हवाले से जेंडर जो है उसको एक डिफरेंट चीज़ के तौर पर कैटेगराइज करके तो यहाँ एक बहस खड़ी की जाती है। और अब मैं ये जो ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ कह रहा हूँ, असल में दो इस्तिलाहात हैं, एक सिस जेंडर और एक ट्रांसजेंडर। सिस जेंडर उस शख्स को कहते हैं जिसका सेक्स और जेंडर सेम है। जिस तरह आम तौर पर हम माशरे में देखते हैं कि हम सेक्स वाइज भी मेल हैं और जेंडर वाइज भी मेल हैं।
सोसाइटी के लिहाज से भी हम मेल हैं और बायोलॉजिकली और फिजिकली भी हम मेल हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर उसको कहते हैं कि जिसका सेक्स तो डिफरेंट था लेकिन अब वो अपना जेंडर डिफरेंट कहलवाना चाह रहा है, यानी कि है तो वो फिजिकली मेल लेकिन वो सोसाइटी के सामने अपने आप को फीमेल प्रेजेंट करना चाहता है और फीमेल मनवाना चाहता है, इसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। तो आप इस हवाले से ज़रा वाज़ेह कीजिए कि ये जो ट्रांसजेंडर है मगरबी जो कंसेप्ट है वेस्टर्न, उसके हवाले से ये क्या टर्म है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और इस बिल का इससे क्या ताल्लुक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीब, जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये जो 24 मई 2018 को ये कानून की शक्ल में ट्रांसजेंडर्स की प्रोटेक्शन के नाम पर एक एक्ट वो पाकिस्तान के बहरहाल कानून का हिस्सा बन गया, और उसके अंदर ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन हमें हमारे सामने आई जब हम उस की तहरीर को भी पढ़ते हैं तो कानून के अंदर वाज़ेह है कि उन्होंने एक ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो लॉजिकली पहली बात तो यही सामने आती है कि ट्रांसजेंडर क्या है, उसके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। जिस तरह कि आपने भी इंट्रोडक्शन में कहा, देखिए ट्रांसजेंडर जो है, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उनके मुताबिक ट्रांसजेंडर एक बहुत वसीउल मानी टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, अम्ब्रेला टर्म उसको कहते हैं, जिसके मुताबिक कोई भी शख्स वो अपनी किसी भी किस्म की जो मर्जी की शनाख्त, उसको इजहार करने का जो तरीका, शनाख्त को वो जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं, सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि खुद जो समझता है अपनी मर्जी से अपने जहन के मुताबिक जो वो समझता है कि अब वो, क्योंकि अगर हम बाइनरी सेक्स को देखें तो उसमें मेल हूँ या फीमेल हूँ, वैसे तो और ज़्यादा डिटेल में बात आगे चली जाती है, क्योंकि जिस तरह टी की ये बात होती है ट्रांसजेंडर की, तो वो पूरा एक जो फिनोमिना इस वक्त खड़ा हुआ है मगरिब की तरफ से और मगरबी माशरे की तरफ से, मगरबी निज़ाम की तरफ से, LGBTQI+, इसके अंदर फिट होता है कहीं ना कहीं जाके, और वो टी उसका ट्रांसजेंडर ही असल में होता है। तो बहरहाल मैं डेफिनेशन पर अगर वापस आऊँ तो अपनी मर्जी की शनाख्त यानी जेंडर आइडेंटिटी, और उसका एक्सप्रेशन और बिहेवियर। एक्सप्रेशन मीन्स फिर उसका इजहार करना और इस बात को भी इंश्योर करवाना कि दूसरे उसको माने, ठीक है, और फिर ये तर्ज अमल, और साथ साथ उसका मिलान की तरफ भी चला जाता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जब बात होती है कि किस तरफ उसका मिलान है, यानी मर्द का मर्द की तरफ भी हो सकता है, औरत का औरत की तरफ भी हो सकता है, और जो अपने आप को कैटेगराइज नहीं करता किसी एक में या दूसरे में, जैसा कि BBC ने कोई आज से 2 साल पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बरतानिया में जो वो वहाँ पे आपके इल्म में है कि हमारे नाज़रीन के भी इल्म में होगा कि वो सेक्स एजुकेशन के नाम से एक सब्जेक्ट होता है वहाँ पे, तो टीचर ऑफ सेक्स एजुकेशन वो वहाँ पे आया और उसने आके जिक्र किया कि 100 मुख्तलिफ किस्म के जेंडर्स हैं। अच्छा। और ये इस वक्त वहाँ पे उनकी ऑफिशियल, यूँ कह लें करिकुलम, ऑफिशियल उनका जो पॉलिसी है उसका हिस्सा बन चुका है। देयर आर मेनी जेंडर्स, मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर्स। अच्छा, आगे चलते हैं। कहते ये हैं कि ये जो उनकी एट द टाइम ऑफ बर्थ, आमतौर पे तो यही होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ असाइन किया जाता है बाय अ मेडिकल डॉक्टर, या मेल या फीमेल, और वो किस बेसिस पे होता है, वो फिजिकल एग्जामिनेशन की बेसिस पे चीज सामने आई होती है। एनाटॉमी की रियलिटी इसके ऊपर, जो एनाटॉमी बता रही है बॉडी की, उसके मुताबिक रियलिटीज सामने है, उसकी बेसिस पे मेल या फीमेल के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब ऐसा पॉसिबल है और ये सामने आता है हमारी इस्लामिक जितनी भी हिस्टोरिकल थॉट और जुरिस्प्रूडेंस जिसे कहते हैं फिका, उसके अंदर भी, और इसके अलावा भी जो हमारे पास इस वक्त हमारे कल्चर का, माशरे का पूरी एक तारीख है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और मगरिब में भी, कि देयर इज़ अ चांस कि वो सेक्स जो है वो एक या दो ना हो, यानी या ना वो मेल हो ना वो फीमेल हो, बल्कि वो जिसे कहा जाता है आमतौर पे कंजेनिटल एम्बिग्यूटी उसके अंदर हो, यानी कि पैदाइशी तौर पर कंफ्यूजन है पैदाइशी तौर पे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। जो इसके अंदर बात सामने आती है ना ट्रांसजेंडर में, जो मैंने डेफिनेशन अभी पेश की, आखिरी बात इसमें फिर ये आती है कि वो जो उसको असाइन की गई थी एट द टाइम ऑफ बर्थ सेक्स, मेल के तौर पे या फीमेल के तौर पे, वो बाद में जाके ये फील करना शुरू कर दे अपनी मर्जी से और फिर एक्सप्रेस या इजहार करने की कोशिश करे, उसके मुताबिक ही उसको फिर कहा जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है। और उसके बाद जैसा कि मैंने अर्ज किया, बहुत सारे नाम ए से लेके जेड तक, वो जितनी आपकी अल्फाबेट है ये सारी इस्तेमाल कर ली हुई है उन्होंने, LGBTQI वालों ने, और ये कम पड़ती है इसीलिए प्लस लगाना पड़ता है उनको आखिर में। तो वो दो ऐसी चीज़ें, दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको फिर मजीद वो डिफाइन करते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी क्या चीज़ है, कि मेरी इनर मोस्ट सेल्फ ऑफ परसेप्शन ऑफ माई सेल्फ, कि मैं खुद अपने आप को अपने अंदर से क्या समझता हूँ, मेल के तौर पे या फीमेल के तौर पे, और फिर उसका एक्सप्रेशन। एक तो आइडेंटिटी हो गई ना कि मैं खुद को मेल समझ रहा हूँ, मैं खुद को फीमेल समझ रहा हूँ, मैंने खुद, ये किसी मेडिकल बोर्ड, किसी एनाटॉमिकल, किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए नहीं ये देखा जा रहा है।
और फिर ये कि मैं उसकी एक्सप्रेशन किस तरह करता हूँ। अच्छा, जब ये एक्सप्रेशन की बात सामने आती है तो इसमें मेरा वे ऑफ लाइफ, मेरा हेयर स्टाइल, मेरी वॉइस, किस तरह से मैं अपने आप को बुलवाना चाहूँगा, चॉइस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, अब वो इस हद तक रिडिकुलस बात हो गई हुई है। ही और शी तक नहीं रही, इतनी रिडिकुलस बात हो गई है। जो चॉइस ऑफ प्रोनाउंस है उसमें 80 आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। अच्छा। ही, शी, देम, ज़र, ज़िर और इस तरह की पूरी लिस्ट मौजूद है जो आपको ये जो है ना आपका हाई कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो यूनाइटेड नेशंस का है उसके जरिए आपके सामने बात आती है। अब दोबारा बात लेके आते हैं उस तरफ जो जैसे आपने जिक्र किया। देखिए, एक वो है जो कि एक ट्रेडिशनल व्यू है जिसे सिस जेंडर कहा जाता है, सी के साथ। सिस जेंडर मीन्स जो उसका फिजिकल रियलिटी ऑफ सेक्स है और जो सेल्फ परसेप्शन है उसके ऊपर, ये सेम है, एक जैसे हैं। अब इनको डिफरेंस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आम तौर पे यानी थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड पिछले 50-60 साल निकाल दें तो सेक्स और जेंडर जो थे उन दोनों को एक ही चीज समझा जाता था। अच्छा। हुआ ये कि जब से ये ह्यूमनिज्म और ह्यूमनिज्म के बाद आपने देखा लिबरलिज्म और लिबरलिज्म के आगे चलते हुए जितने भी इसके शेड्स आए, फेमिनिज्म के दौर के अंदर हम दाखिल होना शुरू हुए। तो फेमिनिज्म की थर्ड वेव खास तौर पर जो हमें दिखाई देती है 70s और 80s के दौरान, वहाँ जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आई और कहा यह गया कि सेक्स मुख्तलिफ चीज़ है, जेंडर मुख्तलिफ चीज़ है। आपको हैरानी होगी कि इस बिल के अंदर जो कि 2018 में पास हो चुका है, ये कानून बन चुका हुआ है, इसके अंदर ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में जो ट्रांसजेंडर मगरिब कहता है वो और इंटरसेक्स दोनों को मिक्स कर दिया गया। ठीक है। मगरिब में ये दोनों चीज़ें अलग हैं। उनके नज़दीक इंटरसेक्स इज द आई in LGBTQI, transgender is the T in LGBTQI। तो एक प्योरली सेक्स फिजिकल मैनिफेस्टेशन की बेसिस पर है, दूसरा फिर वो है जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरीज जो आनी शुरू हो गई, उन दोनों को मिक्स कर दिया गया, इन दोनों में इसको मिक्स भी कर दिया गया पहली बात। और दूसरा ये कि फोकस ज्यादा इस चीज पे दे दिया गया कि एक तो वो लोग हैं जिसको इंटरसेक्स चले कह दिया उन्होंने कि वो जिनके अंदर बाय बर्थ कुछ ऐसे डिफॉर्मिटी कहते हैं, उसको डिफेक्ट ना कहें, कि वो मेल और फीमेल का मिक्सचर थे किसी भी सूरत में, चाहे वो उस वक्त एट द टाइम ऑफ बर्थ पता लग जाए, चाहे वो बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन के जरिए पता लग जाए। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने वो चीजें भी डाल दी एग्जामिनेशन की सूरत में, यकीनन, क्योंकि उसमें कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है ना जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। कुछ तो बिल्कुल क्लियर चीज है ना, जिस तरह मेल एज अ मेल, फीमेल एज अ फीमेल, चलें वो तो अलग हो गया। लेकिन दूसरी चीजों में उन्होंने वो भी घसीट दी जो कि हम कहते हैं मगरिब अपना माशरती निज़ाम, जिसमें वो हमारा माशरती निज़ाम, हमारा ख़ानदानी निज़ाम जो हमारी मशरकी रवायात इस्लाम की बुनियाद पर है उसको तबाह करना चाहता है। वो फिर क्या, उसमें उन्होंने ये कहा कि मर्द या औरत कोई भी किसी भी वक्त फील अगर करना शुरू कर दे, परसीव करना शुरू कर दे, मेरी आइडेंटिटी जिसे मुझे कहा जाता है उससे मुख्तलिफ है, तो मैं उसकी बेसिस पे भी अपने आप को कहलवा सकता हूँ कि मैं मेल नहीं फीमेल हूँ, फीमेल नहीं मेल हूँ। आज़ादी जो है वो इतनी है। ये फ्रीडम के नाम पर आपने देखा कि वैलेंटाइंस डे और उसके बाद ये औरत मार्च और ये सारी जो लिबरल माफिया और ये मोमबत्ती माफिया जिसे आम जुबान में हम कहते हैं, ये एक पूरा कंसर्टेड एफर्ट है, कोशिश के साथ किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो माशरती और ख़ानदानी निज़ाम और इस्लाम के जो माशरती ख़ानदानी निज़ाम है उसके ऊपर ज़द लगाई जाए। अच्छा हफ्स, आप मुझे बताइएगा कि ये जो कानून पास हुआ है इसकी कौन सी शिकें हैं? अब हम ज़रा लीगल लेवल पर आ जाते हैं कि कौन सी शिकें हैं जिस पर बेसिक एतराज़ उठाया जा रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी बात की तरफ तो भाई ने इशारा किया है कि इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर की जो टर्म्स हैं उनको उन्होंने मिक्सअप कर दिया। तो सोशल मीडिया पे भी मैंने एक चीज़ नोट की है कि ट्रांसजेंडर के हवाले से जहाँ कहीं बात हो रही है इस एक्ट के हवाले से, तो नीचे कुछ एडवोकेट्स, कुछ वकला हजरात जो कि ज़रा लिबरल और आज़ाद ख्याल के हैं, तो वो उमूमन लोगों को ये तासुर देते हैं कि भी एक्ट आपने नहीं पढ़ा, ये हमारा फील्ड है, हमने पढ़ा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो फ़लाँ मौलाना साहब ये कह रहे हैं। तो इसलिए मैंने वो एक्ट निकाला फिर कि हो सकता है कि पता नहीं मौलाना साहब, क्योंकि मौलाना साहब तो सिर्फ बात कर रहे हैं ना, तो मैं ये चाहूँगा कि ये एक्ट भी ज़रूर जो है ना इसका जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट करके स्क्रीनशॉट में दिखाई जाए ताकि लोगों तक ख़ुद मालूमात पहुँचें, तो ख़ुद वो उस कानून को पढ़ें। और अगर कोई एडवोकेट जो है वो मिसगाइड करना चाहे, क्योंकि जिसका फील्ड होता है ना, तो लोग फिर अमूमन उस पर एतमाद कर लेते हैं कि जी मौलवी साहब का चूँकि ये फील्ड नहीं है तो उनको क्या पता, तो अगर कोई वकील साहब कह रहे हैं तो वो ठीक ही कह रहे होंगे। तो यहाँ ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है, अच्छा एक तो इसका नाम भी इन्होंने ये रखा है ट्रांसजेंडर पर्सन्स
एक्ट। दूसरा यहाँ आके ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सन इज़ अ पर्सन हु इज़, मतलब उसको डिफाइन किया कि ट्रांसजेंडर कौन है। सबसे पहले इन्होंने कहा जी इंटरसेक्स। इंटरसेक्स को उन्होंने आगे ब्रैकेट्स में लिखा है खुसरा, ठीक है। इंटरसेक्स को फिर उन्होंने डिफाइन किया विद मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल फीचर्स, ठीक है। वही बात हो गई कि जिसके अंदर फिजिकली वो ऐसा है, फिजिकली या बायोलॉजिकली जो ठीक है मेल है या फीमेल है। इसके लिए जो उर्दू में या उर्दू का जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया वो खुसरा है, ठीक है। खुसरा जो है वो आम तौर पे उर्दू लुगात में जो मारूफ लुगात हैं उनमें ये लफ्ज़ नहीं मिलता, ठीक है, ठीक। हाँ, अलबत्ता इसमें अरबी में इसकी जो ट्रांसलेशन की जाती है वो मारूफ है, लिटरेचर में भी है, इसको खुनसा कहते हैं, ठीक है, ठीक। और फ़ारसी में इसके लिए एक अच्छा लफ्ज़ दो जिन्सा है, यानी मतलब जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों जिन्स जो है उनका रुझान जो है वो पाया जाता हो। तो एक बात तो ये हो गई कि इन्होंने कहा कि इंटरसेक्स, ट्रांसजेंडर से हमारी मुराद इंटरसेक्स है। दूसरा जो है वो इन्होंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया सेकंड शिक के तौर पे यूनिक, ठीक है। इसको वो कहते हैं कि दी असाइंड मेल एट बर्थ, ठीक है, मतलब जब पैदा हुआ था तो मेल था, वो मेल था, बट अंडर गोज जेनिटल एक्सिजन आर कैस्ट्रेशन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि जी खसी कर दिया गया। अच्छा, यूनेक का जो उर्दू में इसके लिए जो लफ्ज़ है या इसकी जो ट्रांसलेशन है खसी भी लफ्ज़ बोला जाता है, और जो हिजड़ा और ख्वाजा सरा है ये भी आपको लुगात के अंदर मिलेगा जो हमारी इसी के लिए, हाँ इसी के लिए कदीम लुगात में, मतलब मुग़लों के अंदर ये हमें ट्रेडिशन मिलती है कि वहाँ वो अपने जो हरम होते थे उनके औरतों तक जो है वो शहज़ादियों तक या जो उनकी मलकाएँ वगैरह होती थी उन तक रसाई के लिए जो वो ग़ुलाम रखते थे, मेल ग़ुलाम उनकी खिदमत के लिए, तो उनको वो खसी कर देते थे वो बचने के लिए शरारत वगैरह से। तो वहाँ असल में ज़्यादातर मुग़लों के बाद जो उर्दू लिटरेचर हमें मिलता है तो वहाँ ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ख्वाजा सरा और हिजड़ा, और वो भी जो महल का जो एक कल्चर होता था उसके अंदर। तो ये बेसिकली ये था। फिर इसके बाद तीसरा जो इन्होंने कहा ना ट्रांसजेंडर मैन और ट्रांसजेंडर वीमेन, इसको इन्होंने आगे उर्दू में इसका तर्जमा किया है ख्वाजा सिरा, ठीक है। हालांकि ख्वाजा सिरा इस माने में इस्तेमाल नहीं होता, वो तो यूनुख के माने में, हाँ उससे मुराद खसी है। ख्वाजा सरा और हिजड़ा से मुराद जो है वो खसी है। तो आज अगर आप टेक्निकली देखें तो हमारी सोसाइटी में ना तो ख्वाजा सरा है, ठीक है, और ना ही उस तरह से हिजड़ा पाया जाता है, सीधी सी बात है, क्योंकि वो बादशाहों का एक कल्चर था, ठीक है, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर था, और वो उसके लिए खसी करते थे। जैसे हमारे आप जानवर तो खसी किए जाते हैं, ठीक है, कुर्बानी का या वैसे वो लोग देहातों में एक रवाज है, लेकिन मर्दों को खसी करने का अब रवाज नहीं रह गया, ठीक है, कोई कल्चर नहीं, ठीक है। तो इसलिए कोई ख्वाजा सरा या हिजड़ा टेक्निकली अगर आप गुफ्तगू करें तो हमारी सोसाइटी में नहीं है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बाकी इंटरसेक्स है, यानी जो पैदाइशी तौर पे नेचुरली जो है, हाँ, जो दो जिन्सों की तरफ जो है वो रुझान रखता हो, तो उसके लिए मुनासिब लफ्ज़ दो जिन्सा है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग उसको हिजड़ा कह देते हैं या कुछ लोग उसको ख्वाजा सरा इंटरसेक्स को कह देते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरसेक्स सोसाइटी में पाया जाता है। अच्छा, ये जो ट्रांसजेंडर मैन और मेल और ट्रांसजेंडर फीमेल जो यहाँ लिखा गया है उसको क्या डिफाइन किया गया? ट्रांसजेंडर मैन और वोमेन वो ये कहते हैं कि जी एनी पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन, दो चीज़ें उन्होंने कही, आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन में भी वो फ़र्क करते हैं। आइडेंटिटी को वो ये कहते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी मीन्स अ पर्सन इनर मोस्ट एंड इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ एज मेल फीमेल आर अ ब्लेंड ऑफ बोथ, ठीक है। यानी जो आइडेंटिटी से हमारी मुराद ये है कि उसकी इनर सेंस क्या है अपने बारे में, कि वो मेल है, फीमेल है, या उसका मिलान किस तरह है, या ब्लेंड ऑफ बोथ है। तो एक तो वो कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी, दूसरा वो कहते हैं कि जेंडर एक्सप्रेशन। जेंडर एक्सप्रेशन वो ये कहते हैं कि दी पर्सनस प्रेजेंटेशन ऑफ हिज जेंडर आइडेंटिटी एंड द वन दैट इज परसीव्ड बाय अदर्स, मतलब जो दूसरों की तरफ इजहार, यानी कि इजहार जो वो कर रहे हैं, एक अंदर की फीलिंग है और एक फिर उसका इजहार, तो अब वो कह रहे हैं कि जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन डिफर्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन द सेक्स दे वर असाइंड एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। यानी पैदाइशी तौर पे वो उनको एक जेंडर असाइन की गई, उसकी वजह से कुछ कल्चरल एक्सपेक्टेशन पैदा हुई कि ये मर्द है तो ये एक्सपेक्टेशन है, और कुछ जो है सोशल नॉर्म्स उसके हवाले से कि मर्द से हमने यूं बिहेव करना है और औरत से यूं बिहेव, इक़दार है पूरी माशरती।
तो अब उसकी वो जो मतलब थी पैदाइश के हवाले से जो उसकी जेंडर की आइडेंटिटी थी, तो उससे वो डिफरेंट जब वो फील कर रहा होता है और उससे डिफरेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो ये बेसिकली जो है वो ट्रांसजेंडर मैन या ट्रांसजेंडर। इसके लिए अरबी में कोई इस्तिलाह? इसके लिए अरबी में जो है वो मुखन्नस का लफ्ज़ है, ठीक है, मुखन्नस का लफ्ज़ है और मुतरज्जिल का लफ्ज़ है। यानी मुखन्नस उस मर्द को कहते हैं जो औरतों की तरह बिहेव करे, और मुतरज्जिल जो है वो उस औरत को कहते हैं जो मर्दों की तरह जो है वो बिहेव करे। ठीक है। उर्दू में इसके लिए इस्तिलाह जो है वो ज़नख़ा है। ज़नख़ा मतलब मर्द होता है लेकिन औरतों की जैसी हरकतें करता है, ठीक है, या जनाना भी इसको कह देते हैं हमारे यहाँ कुछ जो है वो कबायली इलाकों के अंदर, ठीक है। हम भी वैसे मुहावरतन कह देते हैं यार क्या जनानी बने फिरते हो, ठीक है, तो वहाँ से ये जनाना का लफ्ज़। इसका मतलब हुआ सर कि आपने जो अभी तक इस्तिलाहात इस्तेमाल किए हैं उनको मैं अगर समराइज़ करूँ, पहले सबसे आपने इंटरसेक्स की इस्तिलाह इस्तेमाल की, उसके लिए अरबी की आपने खुंसा इस्तिलाह इस्तेमाल की, और उर्दू या उसके साथ ही फ़ारसी से आप इस्तिलाह लेकर आए दो जिन्सा की। ये एक साइड हो गई जो नेचुरली होती है, इनका अलग मामला है, इनके अपने हकूक़ सब चीज़ें अलग हैं। दूसरी चीज़ आ गई यूनुख की, जो मुग़लों के दौर में जिसको खुद खसी कर दिया जाता था, उसका कोई साइकोलॉजिकल चीज़ों से तल्लुक़ नहीं है, वो अलग उसके फैक्टर्स थे। और उसके लिए उर्दू में ख्वाजा सरा का बिलमूम लफ्ज़ यूज़ होता है, या खुसरा लफ्ज़ यूज़ होता है, या हिजड़ा लफ्ज़ यूज़ होता है, जो कि आपने बताया कि फ़िल वाक़े इस वक्त जो है वो ये मौजूद नहीं होते। अच्छा, तीसरी टर्म आ गई ट्रांसजेंडर की, जो खुद ये समझता है कि पैदा तो मैं कुछ हुआ था लेकिन मैं मेरे फीलिंग्स और उनका इजहार उससे डिफरेंट है, और उसके लिए अरबी में इस्तिलाह मुखन्नस है, और उसके लिए जो उर्दू में आपने इस्तिलाह इस्तेमाल की ज़नख़ा, वो ज़नख़ा इस्तेमाल की। तो ये अब हमारे पास इस्तिलाहात की 3 कैटेगरीज आ गई, और अब हम ये बात कर रहे हैं कि इस बिल को नाम दिया गया है उस तीसरी कैटेगरी का जो ट्रांसजेंडर है, जो ज़नख़ा है, जो मुखन्नस है, उसके हवाले से इस बिल को नाम दिया गया है, जबकि दूसरे को बीच में ऐसे मिक्स किया गया। तो इस तरह हमारे सामने बात आई कि एक तो है टर्म खुंसा, जो मेडिकल टर्म, जो इंटरसेक्स की टर्म है, कि जिसको नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ करें ऐसा मामला है उसका कि वो मेल और फीमेल के अंदर कोई बाइनरी जो हमारी डिवीज़न है उसके अंदर फिट नहीं बैठ रही। अब उसका भी मज़ीद फ़ुक़हा ने तफसील बताई है कि उसकी मज़ीद एग्जामिनेशन के नतीजे में उसको किसी न किसी कैटेगरी में फ़िट किया जाए कि वो खुंसा मुज़क्कर है कि खुंसा मुअन्नस है, ताकि उसके हकूक़ उस हवाले से हों, और अगर फ़र्ज़ करें वो निकाह के काबिल है तो उसका निकाह का मामला भी हो, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो तकसीम नहीं की जा सकती उसकी, तो फिर उसको खुंसा मुश्किल हम कहते हैं। और उनके लिए बाज़ औक़ात जैसे कहते हैं मिलान का भी कुछ आरा के नज़दीक है कि उनसे मिलान भी पूछा जाए, लेकिन ये सब कुछ है उनके फ़िज़िकल जो एग्ज़ामिनेशन है उसके बाद की बात। और सेकंड बात ये कि जो मिलान वाली बात है उस पर किसी का निकाह नहीं हो सकता, उस पर बड़ी खूबसूरत एक बहस जो है वो फ़िक़्ह में ये भी देखी गई कि जो खुंसा मुश्किल है जिसका यही फ़ैसला नहीं है कि वो मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, अब अगर वो ख़ुद ये कहता रहे कि मेरा मिलान है और मुझे निकाह करने दिया जाए, तो उससे यही कहा जाएगा कि भाई निकाह की ख्वाहिश होना और बात है और निकाह की इस्तिताअत होना और बात है। निकाह की इस्तिताअत अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम फिर सब्र करोगे, जिस तरह रोज़े रखने की बात है। तो लेकिन जो है मुखन्नस वो कैटेगरी बिल्कुल अलग है, यानी कि खुंसा के हकूक़ अपनी जगह अलग हैं, उसमें से गैर मुश्किल जिसका तकसीम की जा सके मुज़क्कर मुअन्नस में, और जो मुश्किल है जिसकी तकसीम नहीं की जा सकती मुअन्नस मुज़क्कर में। लेकिन जो मुखन्नस है जो आपने बताया कि जो है तो मेल लेकिन उसके अंदर जनाना हरकत जो हैं वो पाई जा रही हैं, तो उसकी भी आगे 2 कैटेगरीज हैं। एक वो जो बचपन से ही इस तरह है, अल्लाह ताला की तरफ से ही फ़र्ज़ करें उसका मामला ऐसा है, तो उसके ऊपर तो कोई वईद उस तरह की नहीं है, लेकिन जो अमदन अपने इरादतन अगर फ़र्ज़ करें वो मर्द होने के बावजूद वो औरतों वाली हरकतें करता फिरता है, तो उसके ऊपर फिर बड़ी सख्त वईद है। अच्छा, अब इसकी कौन सी शिकें हैं जिन पर आपको इतराज़ है? देखिए, असल में सबसे पहली बात तो ये है ना कि यहाँ बात की गई कि हम ख्वाजा सरा या हिजड़े जो हैं, असल में ये इंटरसेक्स का तर्जमा ये ख्वाजा सरा या हिजड़ा भी कर देते हैं, ठीक है, मतलब जिनके बायोलॉजिकल पैदाइशी इशूज़ हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं जी इंटरसेक्स जो है ना ख्वाजा सराओं को या उनको हिजड़ों को जो है वो हुकूक नहीं मिल रहे, ठीक है। तो बेसिकली तो हमने कहा कि ये कानून उनके लिए नहीं बनाया गया, बुनियादी तौर पे उनको हुकूक देने के लिए नहीं बनाया गया, हालांकि उनको हुकूक मिलने चाहिए। और कई ख्वाजा सरा आपको ऐसे मिलेंगे जो सोशल मीडिया पे ये बात कर भी रहे हैं, ठीक है, कि हमारा नाम इस्तेमाल करके, हमारा नाम इस्तेमाल करके जो है वो कुछ और जो है वो मकासद, जैसा कि अभी हम वाज़े कर चुके हैं कि इंटरसेक्स वर्सेस ट्रांसजेंडर 2 अलग चीज़ें हैं। जी जी, ठीक है। बेसिकली तो ये ट्रांसजेंडर को नवाजने के लिए, यानी आप उसके एक्ट के नाम को भी देखें ना, तो ट्रांसजेंडर को नवाजने के लिए जो है वो ये एक्ट बनाया गया, ठीक है। और ट्रांसजेंडर के अंदर जो है वो इंटरसेक्स का नाम भी ले लिया गया। यूनेक तो है ही नहीं ना। अब देखें, यूनेक जो है जो पैदाइशी तौर पे वो तो मेल है ना, अब आपने उसको क्या हक देना है?
मिसाल के तौर पे अगर वो खसी भी हो गया या किसी ने उसको कर दिया, अब इसका मतलब क्या ये है कि आप उसको जो है वो कहें कि जी अब वो फील कर रहा है कि जी मेरा वो आर्गन नहीं रहा तो अब मुझे अपने आप को फीमेल लिखवा लेना चाहिए, मतलब ये तो कोई बात नहीं। तो बेवकूफ़ी की बात। और दूसरी बात यह है कि उसके आप क्या हुकूक कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, वो तो मेल है। जब वो मेल है तो उसको विरासत में तो पहली डबल हिस्सा मिल रहा है, तो आप उसके हुकूक की क्या बात कर रहे हैं? उसका तो मामला ही डिफरेंट है। हमारी सोसाइटी में वैसे सोशली भी देखा जाए तो मेल होना जो है वो लोग पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि जी मेल होके आपको बहुत से ऐसे राइट्स मिल जाते हैं जो फीमेल होके नहीं मिलते, तो इसलिए तो फीमेल के राइट्स की, विमेन राइट्स की जो है वो तंजीमें मुतहर्रिक हैं या फेमिनिज्म की जो तहरीकें। तो यहाँ तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये इन्होंने क्यों डाला है। ये तो समझ से बालातर है कि एक बंदा है ही मेल, ठीक है, तो आप उसके बारे में क्या बात करना चाहते हैं आप? ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो ट्रांसजेंडर के हवाले से है। अब ट्रांसजेंडर भी जो है वो बाय बर्थ मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो बस ये है कि वो अपने अंदर फील कर रहे हैं ना, मतलब बायोलॉजिकली तो वो मेल है या फीमेल है। तो जब वो मेल है तो आप उसको मेल के राइट्स देंगे, और अगर वो फीमेल है तो आप उसको फीमेल के राइट्स देंगे। लेकिन उसको इस बात की मतलब कि उसका ये कहना और अपोजिट इजहार करना, इस पर कोई कदगन नहीं लगाई जाएगी? हाँ, इसके ऊपर कदगन लगाई जाएगी। देखिए हमारी शरीयत में जो है ना इस चीज़ को पसंद नहीं किया गया, ठीक है। असल में अगर तो इस एक्ट का नाम रखा जाता है इंटरसेक्स, जो है प्रोटेक्शन एक्ट होता है, मतलब उनके राइट्स आप जो, वो बात ठीक थी। वो एक ऐसा तबका है, ख्वाजा सिरा आप उनको कह लें या हिजड़े कह लें, अगर आप इंटरसेक्स का ये तर्जमा करते, तो उनके राइट्स के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर अभी तक उसमें कोई कोताही रही है दीनी हलकों की तरफ से भी या स्टेट की तरफ से भी, तो उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन यहाँ असल में मसला ये है कि इंटरसेक्स तो उन्होंने धक्के से ये चीज़ डाली है ना, उनका नाम इस्तेमाल किया गया, जी, मेन जो है वो ट्रांसजेंडर। वो पीछे जो आज़ादी का एक कॉन्सेप्ट है मगरिब का जो है वो फ्रीडम का, कि भाई मैं जो चाहता हूँ बस वो मैं कर लूँ, ठीक है। तो अब उसमें सूरत हाल ये है कि अगर आप अपने आप को मर्द फील कर रहे हैं तो आप मर्द बन जाएं, अगर आप मर्द हैं अपने आप को औरत फील करते हैं तो आप औरत बन जाएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें हैं, जैसा कि ये सही बुखारी की रवायत है कि लानल्लाहुल मुखन्निसीन मिनर रिजाल, ठीक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लानत फरमाई है उन मर्दों के ऊपर जो कि औरतों की जैसी हरकतें करते हैं। और यहाँ लफ्ज़ मुखन्नस आ रहा है, हाँ, मुखन्नस, जिसको हमने इंग्लिश के लफ्ज़ ट्रांसजेंडर के साथ टैली किया है। ट्रांसजेंडर, ठीक है, यानी ट्रांसजेंडर्स जो मेन है उसके ऊपर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी। ठीक। और दूसरा वल मुतरज्जिलात मिनन निसा, ठीक, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी उन औरतों पे जो मर्दों की तरह बनने की कोशिश करती हैं, ठीक है, मतलब अपने हेयर स्टाइल से, अपने लिबास से, वही जो बात आई अपनी आवाज़ से, अपनी चाल से, ठीक है। तो अच्छा, अब इस कोशिश में देखें, पहले तो उस ज़माने में सिर्फ ये था ना कि आवाज़ है या लिबास है, अब तो जो तरक्की की साइंस ने तो हार्मोन्स आ गए, और अब आपको पता है कि मगरिब में एक बंदा है वो अगर फ़र्ज़ करें औरत बनना चाहता है तो वो सिर्फ अपनी आवाज़ें नहीं निकालता, अपने कपड़े नहीं बदलता, बल्कि वो हार्मोन अपनी ट्रीटमेंट करवा के पूरा अपने जिस्म को पूरी तरह उस तरफ लेकर जाता है, और फिर उसके बाद वो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज तक चला जाता है कि अपने आज़ा में ही तब्दीलियाँ करने लग जाता है। जिस तरह सूरत निसा में ये अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला की तख्लीक में ही तब्दीली करने का वो मुर्तकिब ठहरता है। तो ये तो अब बहुत आगे निकल गई है ना। तब तो सिर्फ एक था कि आवाज़ निकाल रहा है कोई कपड़े पहन रहा है, कोई हरकतें इशारे कर रहा है कोई, लेकिन अब तो बात उससे बड़ी आगे निकल गई है। तो ये जो अब आपने मुतरज्जिलात कहा है, ये इससे मुराद वो औरतें हैं कि जो मर्दों की तरह बने, यानी कि ट्रांसजेंडर वुमेन इसको हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में लानत फरमाई। बाकी ये है कि सूरह निसा की जिस आयत का आपने हवाला दिया है, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, तो उसमें वो जो सेक्स रीअसाइनमेंट के लिए जो सर्जरी की जाती है, तो वो बिल्कुल इसमें तगयीर ले खल्क़िल्लाह में आ जाती है कि अल्लाह ने जिस तरह से इंसान को पैदा किया, मेल और फीमेल, जो उस ओरिएंटेशन को तब्दील करने की कोशिश करता है, तो ये बेसिकली शैतानी एजेंडे के ऊपर चल रहा है। क्योंकि शैतान का ये कहना था कि मैं ये काम इंसानों से करवाऊंगा कि वो इसके ऊपर जो है वो राज़ी ना हो, मतलब जो अल्लाह ने उनको बनाया उस पर वो राज़ी ना रहे। तो ये तो बहरहाल एक शैतानी एजेंडा है। जी रज़ौलक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाज़त से, हाफिज़ साहब की इजाज़त से, जिस तरह के हाफिज़ साहब ने बड़ी डिटेल के अंदर हमें इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाई, और नाज़रीन के लिए भी, कि किस तरह इस कानून के अंदर ऐसे शिकें मौजूद हैं, यूँ कि दफ़ात मौजूद हैं, जो कि एक तो बेसिक इस्लामिक
जो पैराडाइम ऑफ थिंकिंग है, सोच है, वर्ल्ड व्यू है, उसके भी खिलाफ है। और दूसरा ये कि इसके अंदर भी किस तरह कॉन्ट्रडिक्शंस पाई जाती है। अगर आप देखें ना इस कानून को, तो इसके बुनियादी तौर पर किसी भी कानून को देखें, 3 आप हिस्से कर सकते हैं। ठीक है। एक होता है उसमें जो उस कानून के अंदर डेफिनेशंस का और उसकी शनाख्त का, जो शनाख्त के हवाले में से मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया जा रहा होता है। यानी कि यहाँ इजहार, मिलान, शनाख्त, जो मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर, चाहे उन्होंने उसके लिए जेंडर आइडेंटिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और जेंडर एक्सप्रेशन, जिसको भी बड़ी तफसील से हमने बयान किया उसका। अच्छा, दूसरी बात इसमें देखें तो नेक्स्ट स्टेज लॉजिकली यही सामने आती है कि अब वो अपने आप को रिकग्नाइज भी करवाना चाहेंगे। ठीक है। अब बात फिर वहीं पे आ जाती है ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स। एक है आपका बायोलॉजिकल हवाले से बात, एक है फिर आपकी सोशल हवाले से जब बात सामने आती है। ठीक है, जब आप सोशल हवाले से जेंडर की बात करते हैं तो ऐसे अक्सर कवानीन में आपको सामने नजर आता है कि जो उनके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजंस किसी भी कानून में हो तो वहाँ हवाला दिया जाता है कि आखिर ये कानून क्यों बनाया जा रहा है। ठीक है। और कानून के अंदर इस बात का जिक्र होता है कि क्योंकि हमारा जो आइन है उसके अंदर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 25 है उसके अंदर, और लोगों को मुख्तलिफ हर हवाले से मुकम्मल तौर पे फ्रीडम देनी चाहिए। ये जिक्र कहीं नहीं किया जाता कि हमारे जो आइन है उसके अंदर आर्टिकल 2A भी है, 227 भी है, यानी कि नो लेजिस्लेशन शैल बी डन रिपग्नेंट टू द कुरान एंड सुन्नह, ये भी उसी के अंदर लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, और तमाम जो मामलात हैं उसके अंदर अल्लाह ही की सॉवरेनिटी को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इसमें मैं एक बात का इजाफा करूँगा, देखें जो सेकुलर स्टेट्स हैं उनमें भी जो कवानीन होते हैं आखिर वो उनके माशरे की जो अकदार है उसके मुताबिक ही इंटरप्रेट किए जाते हैं। वो ऐसे को मदर पिदर आज़ादी का मामला जो है वहाँ भी इस तरह नहीं होता कि कोई बंदा किसी कानून से कोई अलग ही मतलब निकालता फिरे, उसका पूरा एक कॉन्टेक्स्ट होता है। जी बिल्कुल दुरुस्त। तो यहाँ अगर फर्ज करें हमारे कानून में है कि किसी को इजहार की आज़ादी है तो उसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट है ना, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने जिन्स के इजहार की जो मर्जी आज़ादी करता फिर। जी एग्जैक्टली। और यही चीज़ जो हम बावर कराना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर के नाम पर, जिस तरह हाफिज साहब ने भी इसका जिक्र किया, ट्रांसजेंडर के नाम के अंदर असल में तो इंटरसेक्स के हवाले से ये बात होनी चाहिए जो हम समझते हैं। ट्रांसजेंडर का नाम लेके एक अम्ब्रेला टर्म यूज करके उनके मुफादात को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बार इस्तेमाल किया इस चीज़ को। दूसरी बात ये देखें कि फिर वो जो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जब जाते हैं, देखिए इंटरसेक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर यूँ कहें आपको सेक्स असाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके अंदर कोई करेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, मेडिकल बोर्ड बैठेगा, ठीक है, और वो भी एक पूरा स्टेट के नीचे एक प्रोसेस बनाया जाएगा, बड़ी लॉजिकल लेवल के अंदर भी, इसके बाद उसका प्रोविंशियल लेवल के अंदर भी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी काम हो सकता है। मेडिकल बोर्ड उसकी यकीनन डेफिनेशन करेगा, यानी बताएगा कि ये क्या तरीका है, लेकिन उसमें कुछ सप्लीमेंट्री लोग भी हेल्प करने के लिए बैठे होंगे, जिसमें रिलीजियस स्कॉलर्स भी होंगे, लॉयर्स कम्युनिटी के भी होंगे, इंटरसेक्स कम्युनिटी के भी लोग शामिल किए जा सकते हैं, और साइकोलॉजिस्ट भी शामिल किया जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें अगर ये बात कह दी जाए कि देखिए ना, ये बात इंटरसेक्स के वाले से है, अगर ट्रांसजेंडर्स के वाले से ये बात कह दी जाए उनको भी सेल्फ परसीव्ड जो अपना मामला है उसके अंदर इजाजत हासिल है मुकम्मल तौर पे, तो ये तो किसी सूरत में भी इट डजंट मेक एनी सेंस। ये रीजनिंग के उसके बारे में तो हदीस भी आ गई ना। जी आगे चलते हैं। इसी कानून के अंदर हम देखते हैं कि जो इसका सेक्शन 5 है, चैप्टर 5 इसको कहते हैं, चैप्टर 5 के अंदर आप क्लॉज 7 को देखें तो वहाँ इनहेरिटेंस की बात की गई है। यानी ट्रांसजेंडर मेल जो है सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के मुताबिक बना हुआ, उसको मेल का हिस्सा इनहेरिटेंस का दिया जाएगा। जो ट्रांसजेंडर वुमेन है सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के मुताबिक बनी हुई, उसको वुमेन का हिस्सा दिया जाएगा। जो 18 के अबव है और वो अपने आप को ना मेल समझता है ना फीमेल समझता है, इंटरसेक्स की बात नहीं कर रहे, ना मेल समझता है ना फीमेल समझता है, उसको क्या किया जाएगा, मेल और फीमेल उन दोनों के अलग-अलग हिस्से लेकर फिर उसका एवरेज निकाल के, यानी एक कैलकुलेटर की बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करना शुरू कर देंगे वो अहकामात शरीयत के जो कि हदूद अल्लाह के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये इट डजंट मेक एनी सेंस रियली। और फिर ये कि अगर इसी को मजीद तफसील में देखें तो जब ये रिकग्निशन की बात आगे चल रही होती है तो उसमें नादरा के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन की बात भी आएगी, उसी के अंदर अपना पासपोर्ट आईडी कार्ड बनाने की बात भी आएगी, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एक्सेस की बात भी आएगी, वहां पे फिर आगे चल के निकाह और तलाक वगैरह के मामला भी सामने आएंगे। तो ये भी इनके अंदर भी जो लिखी हुई टर्मिनोलॉजी, अगर वो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी है तो उसकी जगह फिर यकीनन आपको डेफिनेशन के लेवल पे ही पहले चेंज करनी पड़ेगी ताकि बाद का सारा मामला क्लियर हो जाए। किस्सा मुख्तसर के जो इंटरसेक्स की जो एक कैटेगरी है, जो मेल और फीमेल के दरमियानी एक कैटेगरी है बायोलॉजिकल एंटिटी के लिहाज से, उसमें भी मेल डोमिनेंट और फीमेल डोमिनेंट होते हैं, वो एक अलग बात है।
उसमें जो मेल डोमिनेंट है उसका विरासत में मेल वाला हिस्सा और जो फीमेल डोमिनेंट है उसका फीमेल वाला हिस्सा, ये शरीयत की अलग डिबेट है। लेकिन आप यहाँ बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर मेल और ट्रांसजेंडर फीमेल। जी एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली, क्योंकि हमने इंटरसेक्स को तो देखे ना, हमने पहले ही कहा इंटरसेक्स को अलग रखने की जरूरत है, ट्रांसजेंडरिज्म के अंदर वो आता ही नहीं, पहली बात तो ये बात जी। इसमें एक बात जो आई है ना, एक तो हमारी शरीयत ने मना किया ना इससे, ठीक है, मतलब ट्रांसजेंडर मेन और वेमेन के ऊपर जो है वो लानत भेजी है। दूसरी ये चीज़ जो है ना वो लॉजिकल भी नहीं है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ना रीज़नेबल होके सोचें। ये वो कहते हैं जी चूँकि हम फील करते हैं, वो एक साहब डॉक्टर मोइज़ भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि जी मैं तो मेल पैदा हुआ था लेकिन मेरे अंदर जो है वो रूह जो है वो फीमेल की है, तो जब मेरे अंदर रूह फीमेल की है तो मैं क्यों ना मतलब फ़ीमेल बनने की कोशिश करूँ। तो वैसे रूह का पता नहीं जिन्स होती है कि नहीं, हाँ, ये भी एक अलग डिबेट है। हाँ, ये एक अलग डिबेट है। बहरहाल ये साहब तो सारा वो फ़िलासफ़ी जो है वो बाज़ जो हमारे यहाँ मुल्हिद किस्म के जो सूफ़ी आ रहे हैं जिनका दीन से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं रहा, तो ये वहाँ से चीज़ें उठा के लाते हैं, डॉक्टर मोइज़ वगैरह। बल्कि मैंने इनकी बाकायदा एक वीडियो देखी जिसमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कह रहे थे एवरीथिंग इज़ गॉड, ठीक है। तो अब जिसके ये अफ़कार और नज़रियात हों खुदा के हवाले से, ठीक है, और फिर जो है ना उसको वो जोड़ते हैं जी बड़े सगीर का कल्चर ये वो सारा ऐसा रहा है, तो हम कल्चर से अपने कैसे जुड़ा हो सकते हैं। कल्चर तो आपका ख्वाजा सरा और हिजड़ों का रहा है जिनको खसी कर दिया जाता था। आप उस कल्चर की तरफ वापस जाना चाहते हैं कि आपको जो है वो खसी करके जो है वो बादशाहों के महल्लात में रखा जाए, ठीक है, तो इस तरह से आपको औरतें बना के रखा जाए। तो ये तो कल्चर तो कोई हमारा इतना मतलब माजी जो है वो इतना शानदार नहीं रहा कि हम उसकी तरफ जो है वो लौटने की बात करें। जी जी, आपकी बात ठीक है कि वो जो बात इतनी लॉजिकल भी नहीं है कि एक फ़र्द की जो परसेप्शन है उसके ऊपर पूरी माशरती इक़दार जो है उसको बाईपास कर दिया जाए। बल्कि साइकोलॉजी में आज सुबह मैं स्टडी कर रहा था, मेरे ज़हन में ऐसी बात आई, क्या कोई इंसान ये फील करता है कि जी मैं जो है वो एनिमल हूँ? तो अब यकीन माने इतनी इस्लाहात की भरमार जो है वो मेरे सामने आ गई। और वेस्ट में तो इसको बकायदा राइट है कि अगर कोई चाहता है, और अभी आजकल तो बकायदा वो आ भी रही है कि एक खातून है उसने अपने आप को बिल्ली जो है वो समझा कि मैं बिल्ली हूं। अच्छा, एक इस्तिलाह मेरे सामने आई, लाइकन थेरापी। लाइकन थेरापी ये होती है कोई बंदा अपने आप को वुल्फ समझता है, उनके यहाँ फिल्मों में ये कॉन्सेप्ट रहा, तो अब लोगों ने समझना शुरू कर दिया, ठीक है, इसको वो कहते हैं डिल्यूजन है। इसी तरह कोई जो है ना वो बोन थेरापी को अपने आप को काऊ समझता है, ठीक है। इसी तरह जोन थेरापी क्या है कि जी कोई अपने आप को कोई एनिमल समझता है। आप मतलब निकालते चले जाएं, इस सब को वो कहते हैं जी ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये डिल्यूजन है। अगर ये डिल्यूजन है तो वो क्यों नहीं डिल्यूजन? अगर उसको साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसको क्यों नहीं जरूरत? उसको यहाँ आप क्या करते हैं जी, यहाँ आप ये कहते हैं कि जी जो तुम फील कर रहे हो ना तो वो बनने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर वो अपने आप को वुल फील कर रहा है तो आप उसको वो बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? यहाँ आप उसको उसका डिल्यूजन, मतलब थेरापी तो दोनों तरह से हो सकती है कि एक मर्द जो है वो ये सोच रहा है कि जी मेरे अंदर औरत की रूह है, तो अब वो जो थेरापी हो रही है, वो जो आपने कहा ना कि वो जो सर्जरी तक जाते हैं, तो पहले तो वो किसी थेरापिस्ट के पास जाते हैं, वो उन्हें कहते हैं बिल्कुल ठीक, ये तुम्हारा राइट है, फ्रीडम है, ठीक है, तुम ऐसे सोचो, तो वो उसकी काउंसलिंग करता है और कहता है कि लोगों का तुमने ध्यान नहीं करना, ये नहीं, मजाक उड़ाएंगे, सारा कुछ करेंगे। तो वो जब अपने आप को कुत्ता बिल्ला फील कर रहा है तो फिर आप उसको ये क्यों नहीं समझाते, ठीक है, वहाँ उसकी थेरापी आप ये क्यों नहीं करते कि भाई सोसाइटी की जो है ना वो कोई मतलब फिक्र ना करो और हरकतें करो कुत्ते बिल्ले वाली, ठीक है, और बाद में सर्जरी भी करवानी पड़े उसके लिए तो कोई नहीं, वो हार्मोन्स पीना शुरू कर दो, ठीक है, वो भी आ जाएंगे मार्केट में और जानवर बनना शुरू कर दो। अच्छा, सब जो इंसानी हकूक़ की जो जदीद तहरीकें जो मगरिब में उठी हैं उनका भी पस मंज़र हमारे सामने वाज़ेह है कि वहाँ जुल्म व सितम बहुत ज़्यादा था, उनके मज़हब के नाम पर माशरे पर जुल्म जारी था। फिर जब वो मुस्लिम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं से वो इल्म सीख कर गए, वहाँ एक रेनेसांस की पूरी तहरीक उठी, फिर पूरे साइंस और उसके बाद सोशल साइंसेस का एक दौर आया, फिर जदीद जो तहरीकें उठी हैं हकूक़ की, मज़दूरों के, औरतों के और अब सब की, इन सब जो तहरीकें हैं इसका एक पर्सपेक्टिव जो है हमारे जब हम मशरिक़ की साइड से देखते हैं या इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जब किसी चीज़ को देखते हैं तो मुख्तलिफ इंतहा पसंदी के हमें रवैये नज़र आते हैं कि टोटली उसको निगेट कर दिया जाए या टोटली उसको बिल्कुल आमन्ना व सद्दक़ ना किया जाए। तो इस हवाले से हमारा जिसे कहते हैं वो एक मुतदल रवैया क्या होना चाहिए इन तहरीकों के हवाले से? जी देखें, जब भी कोई तहरीक चलती है तो ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई बुनियाद तो होती है, कोई ना कोई आप कह लें कि जी जुल्म तो हो रहा होता है जिसके लिए लोग जो है वो आवाज़ उठाते हैं। तो मगरिब में औरत को एक दूसरे दर्जे की मखलूक समझा जाता रहा, चूँकि वो अपने आप को ग्रीक फ़िलासफ़ी से जोड़ते थे
तो अफलातून वगैरह और अरस्तु को अगर आप स्टडी करें, यानी उनके बड़े बड़े फ़िलासफ़र जहाँ से उन्होंने सारा फ़लसफ़ा लिया, तो वो औरत को एक दूसरे दर्जे की मखलूक ही समझते हैं। यहाँ तक कि अफलातून की ये कोटेशन तो बहुत मारूफ़ है कि अगर तुमने एक बदतरीन और शरीर इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारी है तो उसकी जज़ा के तौर पे या सज़ा के तौर पे तुम्हारी रूह जो है वो अगले जन्म में किसी औरत में डाल दी जाती है। मतलब इससे अंदाज़ा लगाएं आप, ठीक है, कि उनके यहाँ वो फिर ये है कि वोट का हक़ नहीं था और इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे, फिर उसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन पैदा हुआ और उस रिएक्शन में वो फिर अब वहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब वहाँ पे ये सोचा जा रहा है, बल्कि सोचा क्या जा रहा है, इस पे अमल हो रहा है कि मेंस राइट्स की तहरीकें चलाई जा रही हैं कि औरतें ज़्यादा हुकूक ले गई हैं, हमसे भी ज़्यादा हुकूक ले गई। तो ये अफरात व तफरीत तो आप कह लें इंसान की फितरत में है कि उसने पेंडुलम की तरह जो है ना वो एक्सट्रीम्स पे ही रहना है, ठीक है, कोई नुक्ता इत्तेदाल उसको मुयस्सर नहीं आना। ये अगर तो वो वही की रोशनी के बगैर, हाँ, वही की रोशनी के बगैर आगे बढ़ेगा तो इसी तरह से टकरे मार मार के कुछ थोड़ा बहुत हासिल कर ले। तो अब देखें ना, जैसे अब यही मामला है ट्रांसजेंडर्स वगैरह का, तो इसमें देखें फेमिनिस्ट सारे खिलाफ हैं इनके, ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ। वो कहते हैं ये हमारे हुकूक मार रहे हैं, मतलब वो मर्द क्या करेंगे, औरत अपने आप को शो करके हमारा हुकूक मर्द ले जाएगा। सही सही। तो फेमिनिस्टों को देखें, जो समझदार हैं वो इसके बहुत खिलाफ हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे आ भी रहे हैं। तो इनको बुरा भला कह रहे हैं कि मर्द पहले ही हमारा हक मारी जा रहा है और अब उसको एक और रास्ता भी आपने दिखा दिया कि औरत बन के भी हमारा हक मार जाएगा। तो ये सूरत हाल, इसको वो समझ रहे हैं। लेकिन ये है हमारा रवैया बिलखसूस जो मजहबी तबकात है हमारे, उनका रवैया इस बारे में क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ कुछ कोताही हुई है कि हमने जो इंटरसेक्स है, बहरहाल ये सोसाइटी का एक हिस्सा तो है और एक मजलूम तबका भी रहा, ठीक है, तो हमारे यहाँ जो उनके साथ रवैया ज़्यादातर रहा है वो कल्चर की वजह से रहा है। बरसगीर पाक व हिंद का जो कल्चर है, दीन के कोई अहकामात ऐसे नहीं थे और हमारे कल्चर पर हिंदुआना हिंदुआना असरात थे, ठीक है। वो पैदा नहीं हुआ तो वो लेने आ गए और उसको भेज दिया और एक ख़ास कल्चर में उसने जो है वो पला बढ़ा और फिर वहाँ उसकी कोई तरबियत के हवाले से कोई निज़ाम नहीं है, ठीक है, और फिर उससे जो उरियानी फहाशी और फिर उससे गदागरी और पता नहीं क्या कुछ बुराइयाँ उससे वो पैदा हुई। तो ये सारे मसाइल हैं, ये सारे जो है वो कल्चर के पैदा करना है। बाकी इसमें आप यूँ कह लें कि जी कोताही मजहबी तबके की तरफ से हुई है, तो आप कह सकते हैं कि मजहबी तबके की तरफ से भी हुई है और स्टेट की तरफ से भी है, सबकी तरफ से भी है, ओवरऑल माशरे की तरफ से। हाँ, कि उनके हुकूक के लिए कोई जद्दोजहद नहीं की गई, कोई एफर्ट नहीं की गई, तो वो एफर्ट करनी चाहिए थी। मतलब उनको इनहेरिटेंस में बिल्कुल मिलना चाहिए था, उनको विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए था, माशी हुकूक हैं, माशी हुकूक हैं। तो ये तो इंटरसेक्स है ना, तो इनकी कोई सर्जरी वगैरह, हाँ, ये तो अल्लाह की तरफ से है। तो इनकी कोई मतलब जो इनके अंदर गालिब जो साइंस हैं, हाँ, उनको जो है वो देखते हुए इनकी सर्जरी कर दी जाती, वो मेल की तरफ चले जाते, ठीक है, अपने उन डोमिनेंट साइंस की वजह से, या फीमेल की तरफ चले जाते। तो इस तरह से वो मेल या फीमेल बन के एक प्रोसेस से गुजर के, यानी कि जब आप देखते हैं क्रोमोसोमल लेवल पर एक शख्स आपको पता लगता है कि मेल है, लेकिन उसके जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें कोई फर्ज करें कोई कमी रह गई है, तो आप उसको सर्जरी के जरिए अगर उस तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं तो ये एक लिहाज से चेंज नहीं होगी, जो करेक्टनेस की तरफ बात होगी। बिल्कुल सही। और इससे वो एक पायज़ जिंदगी भी गुजार सकेंगे और वो मसला ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर इनके लिए आपने ये गुफ्तगू करनी है ना तो वो ठीक है, ये सारा जो एक इंटेलेक्चुअल डिबेट अलग एक हो सकती है, हाँ, ये हो सकती है। लेकिन ये सारी गुफ्तगू जो कर रहे हैं ना, अब देखें यहाँ आगे चल के क्या कह रहे हैं, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन एक्ट्स, ठीक है। ट्रांसजेंडर के हवाले से जो है वो कुछ प्रोहिबिशन, कुछ डिस्क्रिमिनेशन की हम इजाज़त नहीं देंगे। क्या, नो पर्सन शैल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ ट्रांसजेंडर पर्सन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स नेमली, मतलब वो सारा कुछ ये कह रहे हैं कि जी ट्रांसजेंडर से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है, मतलब जो अपने आप को वो फील कर रहे हैं। फिर आगे मिक्स कर दिया ना, फिर आगे जो इनहेरिटेंस की भी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि जी देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इन एक्वायरिंग द राइटफुल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब बात यह है कि एक मर्द, एक कोई औरत पैदा हुआ है मिसाल के तौर पे, अब वो लड़की है, वो कहती है मैंने भाइयों के जितना हिस्सा लेना है, तो मैं अपने आप को नादरा में जाके जो है वो मेल लिखवा लूँ तो मेरा हिस्सा डबल हो जाएगा। तो यहाँ तो सारी लड़कियाँ जो है वो हिस्सा लेने के लिए डबल वो अपने आप को मेल लिखवाना शुरू कर देंगी। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी ख़राबी आएगी, जो सबसे बड़ी ख़राबी, वो जो इस्तिलाह बार बार इस्तेमाल की गई, वो ये है कि कोई लड़की अपने आप को जो है वो मर्द लिखवा लेती है, ठीक है, नादरा के अंदर अपने आप को मेल लिखवा लेती है कि मैं अपने आप को मेल फील कर रही हूँ, तो अब वो किसी लड़की से शादी कर सकती है, ठीक है।
और इसी तरह से कोई मर्द जो है वो अपने आप को कहता है कि जी मैं औरत फील कर रहा हूँ, और अपने आप को कानूनी तौर पे वो कहता है कि जी मैं औरत हूँ, तो अब नादरा क्या इतराज़ करेगा अगर वो किसी मर्द से शादी कर ले? ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि वो तो कानूनी तौर पे, यानी उस बायोलॉजिकली वो कुछ और होगा, लेकिन लीगल पर्सन के तौर पे उसकी आइडेंटिटी कुछ और होगी, और इस तरह से वो रास्ता हमार होगा होमोसेक्सुअलिटी का। जी जी सही। तो इसमें देखिए ना, जिस तरह अभी हाफिज़ फरमा रहे थे, ये सेनेटर मुश्ताक साहब 2018 के अंदर उन्होंने सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ह्यूमन राइट्स की, उसके अंदर एक ये रिक्वेस्ट पेश की कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से और नादरा की तरफ से वो कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए जाएं कि ये 2018 से लेके 2021 तक, 2021 में उन्होंने बेसिकली रिक्वेस्ट पेश की, 2018 से लेके 2021 तक कितने लोगों ने नादरा में रजिस्ट्रेशन करवाई इस यूं कह लें कानून के बाद। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्टली कितनों ने इस कानून के अंदर, क्योंकि वो एक खास कैटेगरी में फॉल करते थे या नहीं करते थे, अपनी सेल्फ परसेप्शन की वजह से की या नहीं की, लेकिन ये जरूर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो नादरा ने पेश किए जुलाई 2021 में, उसके मुताबिक 29,000 लोगों ने नादरा में अपनी सेक्स चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दी। ठीक है। जिसमें से तकरीबन 16,500 वो थे जो मर्द थे, उन्होंने खवातीन बनने के लिए एप्लीकेशन दी। तकरीबन 12,500 के करीब खवातीन जिन्होंने मर्द बनने के लिए एप्लीकेशन दी। अच्छा, बाकी जो थे वो खाजा सरा या गलत लिखा गया, यानी इंटरसेक्स कह लें, इंटरसेक्स या गलत लिखा गया, या वो चाह रहे थे इंटरसेक्स के तौर पे लिखवाना और उनको मेल या फीमेल लिखा गया हुआ था। बल्क ऑफ द कैटेगरी 16,500 12,500 वो तो मेल और फीमेल हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इंटरसेक्स के साथ, उनका कोई ताल्लुक नहीं है सेक्सुअल एम्बिग्युइटी के साथ, बड़ा क्लियर कट है बायोलॉजिकली ये मेल है ये फीमेल है। नादरा में गए, एप्लीकेशन दी, और यकीनन एप्लीकेशन दी तो प्रोसेस यही है कि उनको वो आइडेंटिटी जो उनकी सेल्फ परसीव्ड है और जो वो एक्सप्रेशन चाहते हैं उसके मुताबिक उनको आईडी कार्ड दे दिया गया, कैटेगरी एक्स लिख दी गई उसके अंदर। तो ये देखिए कितना बड़ा एक मामला है, कितना, जैसा कि हाफिज़ साहब फरमा रहे थे, यानी कि बहस ये सामने आई कि जो मेडिकल बोर्ड है जिसमें आपने बताया कि दूसरे भी लोग शामिल हो सकते हैं, एक उसको ज़्यादा फुल प्रूफ किया जा सकता है, उस बोर्ड की रोशनी में किसी का मेल और फीमेल होना तय पाता है इंटरसेक्स की सूरत में। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि एक है कि जो शख्स है ही मेल और एक है ही फीमेल, उसकी तो डिबेट नहीं है। जो इंटरसेक्स है उसके अंदर भी 2 कैटेगरीज है ना, एक मेल डोमिनेंट है एक फीमेल डोमिनेंट है। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला वो मेडिकल बोर्ड करेगा। फ़र्ज़ करें कि फ़िज़िकली वो बिल्कुल ही मुश्किल है, जिसके लिए शरीयत में भी इस तरह खुनसा मुश्किल है, अगर फ़र्ज़ करें उस कैटेगरी में जाता है तो बाकी चीज़ें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर आ सकती हैं, उसकी साइकोलॉजिकल चीज़ें या बाकी, लेकिन उन सब चीज़ों को, फिज़िकल जो चीज़ें हैं और एनाटोमिकल चीज़ें हैं, उस पर प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं फिजिकल ग्राउंड्स पर, एनाटोमिकल लेवल पर, उन पर प्रायोरिटी उसकी अपनी सेल्फ परसीव्ड जो चीज़ें हैं उसको नहीं दी जा सकती। अच्छा, लेकिन रज़ाउल्लाह साहब मेरा आपसे एक बेसिक क्वेश्चन है यहाँ कि वो लोग जो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, थोड़ा हमें उस नुक्ता नज़र से भी देखने की ज़रूरत है। देखें, वो कानून लेकर आए, सेनेटर मुश्ताक साहब ने उसके खिलाफ एक लेकर आए कि भाई ये तरमीम करें। उनका पॉइंट ये था कि अगर आप ये तरमीम नहीं करते तो इस कानून के जे साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। ठीक है। उन्होंने आगे से अपना आर्गूमेंट ये रेज किया कि अगर आप ये तरमीम ले आते हैं मेडिकल बोर्ड की तो जे साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। मसलन अगर आप मेडिकल बोर्ड लेकर आएंगे तो फिर तो बड़ा इस्तेहसाल होगा मेडिकल एग्जामिनेशन वाली जगह पर, जो डॉक्टर्स हैं, जो भी लोग हैं, उससे तो हमारे जो ख्वाजा सरा हैं, जिस तरह आपको पता है कि उन्होंने किस किस तरह के जुमले कहे कि आप फिर हमें क्या उनके सामने बरहना करेंगे, हम इस तरह करेंगे, हमारी तौहीन करेंगे। तो ये जो उन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स जो बता रहे हैं, तो क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स की कोई अकली तोजी बनती है आपके नज़दीक? देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी क्लियर कट बात है, डिपेंड करता है कि किस बेसिस के ऊपर आप अपना जो किसी चीज़ के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं वो मौजूद है। ये जो आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है कि इस तरह तो फिर इस्तेहसाल किया जाएगा, तो इट डजंट होल्ड वाटर। उसकी रीजंस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। नंबर 1, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसजेंडर्स को तो हक हासिल है ही नहीं इधर या उधर जाने का। उसकी रीजन मेल मेल रहेगा, फीमेल फीमेल रहेगी। हाँ, इंटरसेक्स की सूरत में बात हो तो बात आगे की जा सकती है। नाउ देयर इज अ कॉमन ग्राउंड फॉर डिस्कशन, सम डिस्कशन। अब उनका दूसरा आर्ग्यूमेंट अगर इंटरसेक्स के हवाले से हो, ट्रांसजेंडर वाला तो हम सुनेंगे ही नहीं। बिल्कुल। अगर इंटरसेक्स के हवाले से हो तो फिर वहां पे अगर ये बात सामने आती है कि यकीनन मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, मेडिकल बोर्ड के अंदर किसी को ब्राइब कर दिया जाए या कोई भी ऐसा मामला हो जिससे उनके हकूक सल्ब हो जाए, तो ये एक माशरे के अंदर इखलाकी इशू है। इट इज़ नॉट एन इशू जो कि सिर्फ पर्टिकुलरली इस कानून से मुताल्लिक है।
ये तो मर्डर ट्रायल के भी अंदर अगर कोई ब्राइब कर दे किसी जज को तो वो सही या गलत फैसला दे सकता है। तो ये डिस्कशंस दो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। एक डिस्कशन है कि किस तरह से एक लॉ बनता है, सही है या गलत है। एक है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या रुकावटें आती हैं या उसको गलत या सही किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, अब ये देखें जहां तक ये बात चलती है ना, क्योंकि यहाँ पे तो सारा मामला हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो तो ऐसे लगता है, मोहर जिसे कहते हैं, वो तो ऐसे लगता है जैसे कि जो मगरिब की तरफ से माशरती निज़ाम आ रहा है उस पर मोहर तस्दीक शब्द करने के लिए बनी हुई है वो। तो अगर ये बात सामने की जाती है कि आई जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठता हूँ, आईने के सामने खड़ा होता हूँ, सांस लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि अच्छा मेरी इनर फीलिंग मुझे ये कह रही है कि आज मैं एक डॉक्टर हूँ, और मैं तैयार होता हूँ, ओवरऑल पहनता हूँ और वहाँ चला जाता हूँ कि मुझे ब्रेन सर्जरी के अंदर थोड़ा हेल्प करने दिया जाए या मैं लीड करूँगा उसको। क्यों? क्योंकि मेरी इनर फीलिंग है। या कोई अपने आप को ये जाहिर करता है कि भाई है तो ठीक, लेकिन कहता है मैं डिसेबल्ड हूँ और वो डिसेबिलिटी के बेनिफिट्स लेना शुरू कर देता है, या डिसेबिलिटी के लिए जो उसकी जॉब्स अवेलेबल है वहाँ अप्लाई करना शुरू कर देता है। दिस इज रिडिकुलस रियली। ये आर्ग्यूमेंट ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर कोई वाटर। बल्कि इसमें एक स्टेप मैं आगे जाता हूँ कि फर्ज करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मेडिकल बोर्ड है, एक इंटरसेक्स कैटेगरी का एक बंदा है, अभी हम ट्रांसजेंडर की तो बात नहीं कर रहे, इंटरसेक्स कैटेगरी का एक बंदा है, वो उस बोर्ड के सामने पेश होता है, वो उसे कहता है कि भाई ये इंटरसेक्स फीमेल है, फीमेल डोमिनेंट है। वो कहता है नहीं मैं तो मेल डोमिनेंट हूँ, मेरी इनर मोस्ट फीलिंग डिफरेंट है और जो मेरी डिफरेंट कह रहे हैं। तो जिस तरह किसी भी असूल के तहत होता है कि आप उसे हायर फोरम पर जाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात है, आप प्रोविंशियल लेवल पर जाके उसे आप चैलेंज कर देते हैं, वहाँ बड़े एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो वहाँ से भी राजी नहीं होता, फेडरल लेवल पे चला जाता है। जिस तरह कहीं भी कोई अपने हक के लिए जाता है ना, एक हक के लिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, वहाँ उसको हक नहीं मिलता तो वो प्रोविंशियल पे जाता है, प्रोविंशियल से ऊपर फेडरल तक जाता है, और फिर ये हम सब भी तस्लीम करते हैं कि फेडरल लेवल पर जब फैसला हो जाता है, फिर बेशक फ़र्ज़ करें हाइपोथेटिकली सोच लें कि फैसला गलत हुआ है, फिर भी सोसाइटी ऐसे ही चलती है कि तस्लीम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। अब फेडरल लेवल पर फ़र्ज़ करें आपका एक बोर्ड है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बंदा है वो कहता है मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, ब्राइब कर दिया था, ये हो गया था, मेरा इस्तेसाल हो गया, वो प्रोविंशियल लेवल पे जा सकता है, उससे ऊपर जा सकता है। तो चीज़ को जिसे कहते हैं वो ऑन फॉरम लेकर आना, डॉक्यूमेंटेशन उसकी करना, उसकी सिस्टमिक उसको करना, ये पॉसिबल है, ऐसी कोई मसले की बात नहीं। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र साहब, और ये डिस्ट्रिक्ट मेडिको लीगल ऑफिसर हैं। मेडिको लीगल ऑफिसर एक ऐसे ऑफिसर को कहते हैं जो ऐसा डॉक्टर हो जो मेडिकल फील्ड के जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी देखता हो, और हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे ये जो हमारा अभी ट्रांसजेंडर बिल के नाम से जो एक बिल आया था और अब एक्ट बन चुका है, उस हवाले से डिबेट जारी थी, तो आपसे हमने ये पूछना था कि आप माशाल्लाह मेडिको लीगल ऑफिसर हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के, और साथ आप सर्जन भी हैं एक माहिर, और काफ़ी अरसे से आपका तजुर्बा है फील्ड का। तो आप हमें ये बताइएगा कि ये जो अभी इस वक्त बहस जारी है कि लोग अपना सेक्स चेंज करवा लेते हैं और अपना जेंडर चेंज करवाते हैं और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज करवाते हैं, और वेस्ट में तो हम ये चीज़ें देखते ही हैं, लेकिन हमारे माशरे में भी क्या ऐसी चीज़ें पाई जा रही हैं या सिर्फ ये एक डिबेट के अंदर एग्जैजरेशन है? नहीं, बिल्कुल पाई जा रही है। पिछले दिनों मैं देख रहा था कि इस बिल के बाद काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया है, ये डेटा था, मैं कहीं कुछ चीज़ देख रहा था, बाकायदा तौर पे किसी ने शेयर किया हुआ था। जी, ये नादरा में अप्लाई किया लोगों ने। हाँ जी, लोगों ने, इतने मर्दों ने और इतनी औरतों ने ये अप्लाई किया है, और इतने वो जो इंटरसेक्स हैं उन्होंने भी अप्लाई किया था, मेल हैं और हमें फीमेल में कंसीडर किया, इतने हम फीमेल और मेल में। बिल्कुल ये सोशल मीडिया पे किसी ने डेटा शेयर किया होता। सर इस हवाले से ये जो बात आ रही है कि भाई आप उसके सेल्फ परसीव्ड जो उसके अपने ख्यालात और जज्बात हैं उसकी बिना पर उसे सेक्स असाइन करने की बजाय और जेंडर असाइन करने की बजाय आप एक मेडिकल बोर्ड जो है उसको तश्कील दें, और एक मेडिकल बोर्ड जो फैसला करे कि वो फिज़िकली और एनाटोमिकली वो किस सतह पर फॉल करता है। तो इसमें आपको कोई बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर और मेडिको लीगल ऑफिसर आपको क्या लगता है कि ये तो बड़ी एक लॉजिकल बात नहीं है? जी बिल्कुल, ये लॉजिकल बात है। असल में सेक्स तो बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट होती है ना, कि वो क्रोमोसोम डिटरमिन करते हैं कि कोई मेल है या फीमेल है। तो ये जो जेंडर वाला है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड रूल्स हैं, बिहेवियर है, एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी बुनियाद पे जेंडर डिफाइन की जाती है। और ये जो सारे रूल्स हैं और नाम्स हैं मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ हैं जी। ये इनका जो होता है स्लोगन है कि मैं आई वाज बॉर्न ए फीमेल बट ट्रैप्ड इन ए मेल बॉडी एंड अपोजिट जी। तो ये तो बिल्कुल इस तरह अगर कोई बंदा कह दे
कि मैं फीमेल पैदा हुई थी और मुझे मेल बॉडी में ट्रैप हो गई हूँ, तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। इससे लीगल बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, ऐसे ही स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम है। फर्ज करें वो कहती है जी मैं मेल है और वो कहते जाके फीमेल रजिस्टर करवा देता है और ओलंपिक्स में कोई उसे हिस्सा नहीं लेने देगा। वॉशरूम की जैसे वो एक्ट में है कि इस्तेमाल कर सकेगा, फीमेल वॉशरूम में मेल कैसे को जा सकता है? जी जी। फाइट हो जाए, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो किस के पास मेल को मेल ने एग्जामिन करना होता है, फीमेल को फीमेल ने एग्जामिन करना होता है। इसके अलावा आप दुकानें अंडरगारमेंट्स की वो डिफरेंट हैं, दूसरी जगह पे आप नहीं जा सकते जी। तो उसूली तौर पे तो ये बायोलॉजिकल है सारा कुछ। बोर्ड होना चाहिए जो कि, और अगर बोर्ड को कोई प्रॉब्लम लगता है तो वो लेबॉर्टरी की हेल्प ले सकता है, पंजाब साइंस एजेंसी है। और सर अगर फर्ज करें किसी को मेडिकल बोर्ड जो है उससे फर्ज करें किसी को इख्तलाफ है कि भाई मेरा असल में बनता ये था, मेडिकल बोर्ड ने मेरे साथ ज्यादती कर दी है, तो वो हायर लेवल पर कोई एक डिफरेंट मेडिकल बोर्ड हो सकता है, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट से ऊपर प्रोविंशियल है, प्रोविंशियल से ऊपर फेडरल है, उस लेवल पर वो चैलेंज किया जा सकता है। इसका कोई तरीका तो निकाला ही जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। जैसे हम लड़ाई झगड़ों केसों में पहले मेडिकल अफसर होता है जी, तो अपील पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर के पास आ जाती है, फिर प्रोविंशियल के पास चली जाती है। इस तरह पाकिस्तान बोर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ठीक। इस तरह का एक प्रोसीजर बिल्कुल हो सकता है जिसमें जी। लास्ट सर ये कि जिस तरह 2018 में तो ये एक्ट सामने आ गया, तो इससे पहले जो है वो ये जेंडर और सेक्स की जो आइडेंटिफिकेशन थी, ये क्या किसी मेडिकल बोर्ड के तहत होती थी? ये मेडिकल बोर्ड तो मेरा नहीं, हमें कोर्ट ऑर्डर करती है बहुत सारी केसेस में। ठीक है, ठीक है। उन्हीं की बुनियाद पे मैंने खुद किए हुए हैं। इसमें बोर्ड ने हमारी तरफ से कोर्ट ऑर्डर आ जाता है कि इसकी देखें, ये इसका शादीशुदा एक औरत आई थी हमारे पास के उसके हस्बैंड ने कहा कि ये तो औरत ही नहीं है। अच्छा। तो उसके लिए हमने बोर्ड कंस्टिट्यूट किया, बकायदा गायनोकोलॉजिस्ट थी, बहुत सारे डॉक्टर जो भी बोर्ड में आने थे, और बकायदा तौर पे फिर हमने उसको फीमेल लेबल करके भेजा। ठीक है जी। आप 2018 से पहले की बात कर रहे हैं? ये तो रिसेंट की बात है, ये वाली तो हमने की है। ये मेरा ख्याल है ये साल मैक्सिमम ही साल हुआ होना है, विद इन 1 ईयर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब। अच्छा सर, आखिरी बात ये कि हमारे जो हुक्मरान हैं और अवामी नुमाइंदे हैं बिलखसूस, जब इस तरह के कवानीन पास हो रहे होते हैं, अभी आजकल क्लिप्स वगैरह भी बड़े मशहूर हुए इस बारे में, तो उनका एक रवैया जिस तरह आम बिलों के बारे में होता है कि पता कुछ नहीं है कि बिल क्या है और क्या बात हो रही है कुछ, लेकिन बस पार्टी हेड की सुन रहे हैं, या अब तो वैसे पार्टी हेड की सुनना भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया रिसेंट पास्ट में। लेकिन वो जब इस तरह इसको बेदिली से या इसको नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ इन चीज़ों को आगे कर देते हैं, और हमने माजी में भी कई बिल्स के बारे में ऐसा देखा है कि वहाँ से चीज़ हो गई और बाद में अवाम जो है वो अब उसके अंदर एक सर पटोल जा रही है और तबकाती तकसीम पैदा हो रही है और वो एक पोलराइजेशन हो रही है, समझ नहीं लग रही कि क्या हो रहा है। तो क्या उनका क्या रोल होना चाहिए और उनको इस हवाले से किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? इस तरह के जो बिल्स हों जो माशरती इक़दार से मुतल्लिक हों, जिसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं तो कुछ मोरल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, तो उनको किस हवाले से देखना चाहिए? इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जब लेजिस्लेशन का जो मामला है, हमारे यहाँ लेजिस्लेशन का तरीकाकार बिल्कुल इसी तरह बन गया हुआ है कि हमारी जो पार्लियामेंट्स हैं वो रबर स्टैंप बन गई हुई हैं। यानी कि जो उनके सामने पढ़ा जाता है, आपने देखा होगा ये जो जिस वक्त ये लॉ पास हो रहा था उस वक्त की जो स्पीकर असेंबली हैं उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, और वो इतनी तेज़ी से अच्छा ये सामने बिल आया पेश आया, कितने हु से आई हु से नो ने अच्छा इसका मतलब पास हो गया, चला गया आगे, सारा उसके हक में दे दिया, किसी ने मुखालफत में दे दिया। बल्कि वहाँ एक बात मैं इजाफा करूँ, वहाँ ये बात आ रही थी कि आप इसको कमेटी में भेज दें। Exactly. क्या मतलब है कि यहाँ तो ठीक है सारे नॉन एक्सपर्ट बैठे हैं, कमेटी में एक्सपर्ट्स बैठेंगे, वहाँ इस चीज़ का तफसीली जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कमेटी में भेजने के लिए भी नो आए करवा और उसकी रीजन देखिए, उसकी रीजन क्या है? ऑल्दो कमेटी के अंदर भी एक्सपर्ट्स नहीं बैठे हुए, इसमें कोई शक नहीं, वो भी वही पार्लियामेंटियंस हैं, लेकिन 3 लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर एतराज किया था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ही डिडंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दैट, सिंपली अगर स्टेट करें। बात यह है कि ये जो हमारे जितने लॉज बन रहे हैं ना आपके माशरती निज़ाम के हवाले से, सोशल कल्चरल, ये इन जितने एस्पेक्ट्स हैं, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ना वो आपका मेन किरदार अदा कर रही होती है। हमारी जो पार्लियामेंट के अंदर है उसके अंदर ये एक ट्रेंड ही नहीं है, ट्रेडिशन ही नहीं है, और शायद काबिलियत ही नहीं है लोगों की जो वहाँ पे पहुँचते हैं कि वो उन चीज़ों को रीड करें प्रॉपरली, पूरी अच्छी तरह पढ़ें,
उनके साथ उनके असिस्टेंट्स मौजूद है, जैसा कि दूसरे ममालिक में होते हैं। कोई भी बिल सामने आता है, एक कोई भी पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर है, कांग्रेस पर्सन है, तो उनके साथ एक पूरी टीम मौजूद होती है। उसके अंदर लॉयर्स भी होते हैं, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, बाकी ममालिक में भी ऐसे होता है। उसमें अगर वो कोई पर्टिकुलरली साइंस से मुतल्लिक बिल है तो वहाँ साइंटिस्ट भी मौजूद होते हैं, उसके अंदर उनको हेल्प करने के लिए, एड करने के लिए लीगल एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं। और फिर ये कि ये जो बिल पास हुआ, और ये तकरीबन 2018 में तो पास हुआ, 3 साल पहले से काम शुरू हो चुका हुआ था इसके ऊपर। और इसमें जितनी हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे पीपीपी, पीएमएलएन, पीएमएलक्यू और पीटीआई, इन चारों के जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, सब ने यूनानिमसली इसके हक में वोट दिया। कुछ यकीनन ऐसे मामला हैं जिसमें जमात इस्लामी, उनकी भी इतनी कोई प्रेजेंस ही नहीं है वहाँ पे, इसलिए उन्होंने तो मुखालफत भी की, लेकिन उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी गई। JUIF की उस वक्त तो इतनी आवाज़ सामने नहीं आई थी, हाँ उसके बाद उनकी जो वहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उनकी तरफ से आवाज़ आई, और अब यकीनन उनकी तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। तो कहने का मतलब अगर फर्ज करें पूरे जोर के साथ आवाज़ उठाई जाए, ज्यादा जोर के साथ फर्ज करें उठाई जाए, चूंकि वो गवर्नमेंट में है, तो उसका एक नतीजा बरामद हो सकता है और अवाम इस पूरे खलफशार से बाहर निकल सकती है। देखिए ना, ये कहना कि हम अवाम तक, ये उलमा तक ये बात पहुंचाएं कि इसकी बजाय फोरम इस वक्त पार्लियामेंट है, जहां आप मौजूद हैं, आपकी प्रेजेंस भी, आपके वज़रा भी हैं और आपके पास पोजीशन भी है, तो आप उसको प्रेशराइज करें। ये दिन के लिए ही काम किया जा रहा है। और अभी तो आप इस जिसे कहते हैं ना चेकमेट पोजीशन में है कि अगर आप फर्ज करें, आप एक वार्निंग कर देते हैं कि हम बाहर हो जाएंगे गवर्नमेंट से, तो सारी गवर्नमेंट अलायंस का हिस्सा है, अलायंस का हिस्सा है बेसिकली। तो ये अपनी जगह एक यानी कि एक फैक्टर है जो कि कंसिडर करने की जरूरत है। बहरहाल एक ओवरऑल, ऑल इन ऑल इस चीज़ को अगर देखा जाए तो हमारी जो कैपेसिटी और एबिलिटी है ना पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर की, वो बहुत कम है। और उसकी वजह से अक्सर फिर यही होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, NGOs हैं, वो डिक्टेट कर रही होती हैं, बाहर से एक एजेंडा आता है, उसके तहत कानून बनता है, पूरा डिज़ाइन भी वही हो रहा होता है। फैटिफ का कानून आप बनाते हैं और 12 कानून पास करते हैं एक वक्त में, और उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन में ये लिखते हैं क्योंकि फैटिफ ने कहा इसलिए हमें कानून बनाने की जरूरत पड़ी है। खुदा के बंदो, कानून तो आपने अपनी जरूरत के तहत बनाना है, दूसरों के लिए थोड़ा बनाना है। तो ये कैपेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे लोगों को असेंबलियों में भेजें, उन ऐसे लोगों को टिकट दें जो कि कैपेबिलिटी रखते हैं। यही मसला है रज़ा साहब कि हमारे माशरती मसाइल हैं, हमें पता है, हमारे माशी मसाइल हैं, जब भी हमें पता है, उससे इनकार नहीं है। अब हमारा एक रवैया ये है कि हम उस पर सोए रहते हैं, खुद कुछ करते नहीं हैं। हमारे अंदर वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी नहीं है कि हम अपने मसाइल को, इस्लाम को सही तरह समझ के आज के जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जदीद तकाज़े क्या तकाज़ा करते हैं और इस्लामिक पर्सपेक्टिव में क्या होना चाहिए, उसको सामने लेके आ सकें। एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हमारे यहाँ है। लेकिन उसके मुकाबले में होता क्या है कि जब मगरिब की तरफ से आता है, फिर जिस तरह हम हर शय इंपोर्ट करते हैं, हमारा सिलेबस, हमारी बाकी सब चीज़ें, हमारे आदाद व शुमार सब चीज़ें, उसी तरह हम क़वानीन भी इंपोर्ट करते हैं और उसी तरह उसको लेके चलने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हमारी ये हालत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है इससे बाहर निकलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रज़ा उल हक साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अस्सलामु अलैकुम।